6 साल में $8 लाख, मतलब कि ऑलमोस्ट 6-6.5 करोड़ रुपए के करीब। 2016 में $21,000 और 2019 में $1,28,000 और 2022 में $2,25,000 सिर्फ एक ब्लॉग से और सिर्फ 1.25 लाख मंथली विजिटर से। ब्लॉगिंग पावरफुल था और पावरफुल रहेगा। ना यूट्यूब और चैट जीपीटी से खतरा और ना ही गूगल अपडेट्स की चिंता। वेलकम मिस्टर अनिल अग्रवाल ऑन माय चैनल प्रीतम नगराले। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। मैंने जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है तब से आपको जानता हूँ। हमेशा सोचता था कि आपसे कांटेक्ट करने के लिए, और आज मुझे वो सौभाग्य मिला है। सो अनिल अग्रवाल जी एक मंझे हुए ब्लॉगर है, ऑलमोस्ट 15 सालों से ब्लॉगिंग में है। काफ़ी अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, उनके ब्लॉग को कवर भी किया है। अनिल जी के पास सही मायनों में ब्लॉगिंग के टिप्स, सीक्रेट्स और स्ट्रेटेजीज होंगी जो कि उन्हें 15 सालों के डेडिकेटेड एक्सपीरियंस से मिली है। आप चिंता मत करिए, आज हम उनसे वो सारी बातें जानेंगे जिसकी वजह से ये इतने सक्सेसफुल है कि कैसे उनका ब्लॉगर्स पैशन हर साल इतना ग्रो हो रहा है, और कैसे एक 1.25 लाख के विजिटर्स में मंथली विजिटर्स में वो मंथली $18,000 कमा लेते हैं। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, और जो लोग ब्लॉगिंग में नए हैं उनको बताइए कि ब्लॉगिंग क्या है और आप कैसे इतनी इनकम करते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत आपने कैसे की, और कैसे क्या बात है कि जिससे कि आप 15 सालों तक आप ब्लॉगिंग में इतने मोटिवेटेड हैं। ओके, मैंने जो अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की थी वो 2005 में स्टार्ट की थी, और 2005 के आसपास ही मैंने अपना प्रोफाइल भी स्टार्ट किया था एसईओ पे। तो स्टार्टिंग में मैंने जो फ्री ब्लॉग्स हैं ब्लॉग स्पॉट पे है वो बनाना शुरू किया, और पहले कुछ साल मैं ब्लॉग स्पॉट पे ही अपने ब्लॉग्स बनाता रहा। वहाँ पे जो भी हम कंपनी में सीखते थे वो सब हम उसको ट्राई करते थे कि इम्प्लीमेंट करने का, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कंपनी की वेबसाइट्स पे सब एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ भी लर्निंग्स लेना है या फिर आपको कुछ नया ट्राई करना है तो आप कर सकते हो अपनी फ्री के ब्लॉग्स के ऊपर। तो शुरू के 3-4 साल मैं ब्लॉग स्पॉट पे ही काम करता रहा, और वहाँ पे जो भी मेरा इंटरेस्ट था उस टॉपिक से ब्लॉग बनाता था, और उनको हम एडसेंस या फिर टेक्स्ट जो लिंक्स हैं उनको सेल करके उस टाइप से मोनेटाइज करते थे। तो 3-4 साल ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद जब मुझे लगा कि वर्डप्रेस एक फ्यूचर है, और आपको जो ब्लॉग स्पॉट पर आपके जो ब्लॉग्स हैं ना वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो गूगल के कंट्रोल में है, और वो कभी भी आपके ब्लॉग को डिलीट कर सकता है आपको विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर नोटिस। तो फिर मैंने अपने ब्लॉग को ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे मैंने काम करना शुरू किया, और मैंने अपना पहला ब्लॉग बनाया था वर्डप्रेस पे, दैट वाज scopeformoney.com। अच्छा, हाँ, तो फिर मैंने इसको सेल किया था अराउंड 2010, क्योंकि मुझे थोड़ी फंड्स की ज़रूरत थी अराउंड दैट टाइम। तो मैंने उसको फ्लिपा के थ्रू सेल किया था किसी को। कितना अमाउंट मिला था उससे? उससे मुझे मिला था $35,000। ओ, $35,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो उसके बाद मैंने अपना जो ब्लॉग है blogerspassion.com, और ब्लॉगर्सपैशन की जो जर्नी है वो मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने 2010 में अपना ब्लॉग सेल किया था, उसके बाद मेरा ऑनलाइन फ्रेंड था, उसके पास ये blogerspassion.com ब्लॉग था, उसको इसको कंटिन्यू नहीं करना था क्योंकि उसकी जॉब लग गई थी SBI बैंक में। तो गवर्नमेंट जॉब में था तो उसका इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने मुझे बोला कि आप इसको रखना चाह रहे, तो मैंने उससे परचेज़ किया, और 2010 से मैं इस ब्लॉग पे काम कर रहा हूँ। और ब्लॉगर्स पैशन का अगर बोलूँ कि ऐसा नहीं कि हम फ्रॉम द डे वन सक्सेसफुल रहे हैं, मतलब अगर आप स्टार्टिंग की ईयर्स देखोगे काफ़ी स्ट्रगल्स थे। अगर आप शायद पहली साल में शायद हमारे 3-4 हज़ार लोग मुश्किल से आए होंगे, और रिवेन्यू भी ऐसा नहीं था कुछ खास, तो टाइम लगा उसको बिल्डअप होने में, क्योंकि मेरे पास जॉब भी थी। तो जॉब के साथ मैं ऐसा नहीं कि मैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे सकता था, 2 घंटे 3 घंटे जितना भी मुझे टाइम मिलता था एक्स्ट्रा जॉब से आने के बाद रात को, मतलब कि थोड़ा सा लेट नाइट तक काम करना, तो जितना टाइम मैं दे पाता था उतना मैं उसको टाइम देता था। तो धीरे धीरे वो बिल्डअप होता गया, और 2016 के बाद मैंने अपना टीम बिल्डअप करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास वहाँ से कुछ रिवेन्यू आना शुरू हो गया। तो जो मैंने आपके ब्लॉग पे देखा था कि $21,000 के करीब आपने 2016 में अर्न किया था। हाँ, तो जब मुझे थोड़ा सा पैसा आना शुरू हुआ तो मैंने क्या किया, वो पैसा अपने पास ना रख के मैंने टीम हायर करी, ताकि ना वो लोग मेरे बिहाफ पे उन पे काम करना शुरू कर, जैसे जो कंटेंट के लोग हैं, या फिर मैंने थोड़ा सा उससे पहले क्या था कि जो भी ब्लॉग का डिज़ाइन है या फिर कंटेंट है सब कुछ मैं खुद करता था। अगर मान लो ब्लॉग पे कुछ चेंज करना तो मैं खुद ही गूगल से सीख के जो भी चेंज करना करता रहता था।
2016 के बाद मैंने कंटेंट में भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जो ब्लॉग का यूआई है, यूएक्स है, उसको भी इम्प्रूव करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास जो जॉब से जो पैसा आ रहा था उससे मेरा काम चल रहा था, और जो मैं अपने ब्लॉग से बना रहा था वो सारा मैं इन्वेस्ट कर रहा था ताकि मेरा जो ब्लॉग है फ्यूचर में और ग्रो हो सके। तो धीरे धीरे ये बिल्डअप होता रहा, और उसके बाद 2018 में मुझे लगा कि जब मेरा ब्लॉग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और मुझे लग रहा है कि जहाँ से मैं अपने ब्लॉग को ना फुल टाइम कर सकता हूँ, तो 2018 मैंने अपनी मेरी जो फुल टाइम जॉब है उसको छोड़ दिया, और उसके बाद से मैं ब्लॉगर्स पैशन पे फुल टाइम काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये ब्लॉगर्स पैशन जो है आपका फुल टाइम इनकम सोर्स है अभी इस समय? हाँ, फुल टाइम इनकम सोर्स है। सो जैसे आपने बताया कि ये आपका फुल टाइम इनकम सोर्स है, एंड देयर इज अ कोट, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो गूगल के हजारों अपडेट्स आते हैं, लोगों का यूट्यूब पर झुकाव है, एंड नाउ चैट जीपीटी, जिससे खुद गूगल को खतरा है। तो ऐसी क्या बात है कि आपको डर नहीं लगता कि इन सब बातों से कि आपके ब्लॉग पर कुछ इम्पैक्ट हो? देखिए, मेरा जो अगर आपको बताऊं कि मेरा जो कैरियर है वो एसईओ में ही रहा है, और हमने उस टाइप के काम काफ़ी किए हैं। मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर था, मैंने 15 साल जॉब किया और वो एसईओ डोमेन में ही काम किया। तो हम कंपनी लेवल पे भी उन्हीं चीज़ों पे काम करते थे कि ना, जो कंपनी की वेबसाइट है उसका भी वही मोटिव होता है कि आपको वहाँ पे ग्रोथ करना है। अगर आप ग्रोथ नहीं करोगे तो फिर यू कांट सर्वाइव ना, तो वहाँ पे भी आपको ग्रोथ करना। तो जो भी गूगल के अपडेट्स या फिर एसईओ के बारे में आपकी लर्निंग्स काफ़ी हो जाती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाता है। तो इतने साल से हम एसईओ पे काम करें तो वो कहीं ना कहीं लर्निंग आ जाती है कि कैसे काम करना है। और अगर आप प्रॉपर काम करते हो, अगर आप कंटेंट पे काम करते हो, अगर आप जो आपके जो बैकलिंक्स बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, तो मुझे लग रहा है कि लॉन्ग रन में कोई आपको कुछ नुकसान नहीं है। गूगल के अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ अप डाउन होता है, लेकिन आप अगर फाइन ट्यून करते हो अपने कंटेंट को, अपने बैकलिंक्स को, तो फिर मुझे लग रहा है कि आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। राइट। सो जैसे आपको एसईओ में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नॉलेज था, तो एक तो ये एसईओ की स्किल थी जिसकी वजह से आपको गूगल अपडेट्स के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ आइडिया होगा कि किस तरह से आपको एसईओ करना चाहिए, बैकलिंक्स, क्वालिटी वाली बैकलिंक्स बिल्ड करना चाहिए। और कंटेंट तो आपका, वैसे मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो कंटेंट तो आपका काफ़ी वैल्यूएबल होता ही है। सो जैसे कि आपका जो मेजर इनकम सोर्स है एफिलिएट मार्केटिंग है, सो किस टाइप के एफिलिएट प्रोग्राम्स आप प्रमोट करते हो? कैसे आप सिलेक्ट करते हो कि किस एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट किया जाए? और एक बार जैसे कि आपने सिलेक्ट कर लिया कोई एफिलिएट प्रोग्राम, तो क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी कि उसको प्रमोट करने की, ताकि उससे हर महीने एक अच्छी खासी इनकम बनती रहे? ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से हम एफिलिएट प्रोग्राम्स अभी राइट नाउ एक्टिवली प्रमोट कर रहे हैं। एक तो हम एसईओ टूल्स को प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि सेमरस है, सर्पस्टेट है, एससी रैंकिंग है। उसके अलावा हम वेब होस्टिंग प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हैं, जैसे कि होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, और बहुत सारे होस्टिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं। और उसके अलावा जो वर्डप्रेस के अराउंड प्लगइन्स हैं, थीम्स हैं, और रिसेंटली हमने जो एआई वाले जो टूल्स हैं जो अभी मार्केट में आए हैं, जैसे कि जेस्पर है और कुछ और एआई टूल्स हैं, जैसे वीडियोज़ के भी टूल्स हैं, उनको हमने प्रमोट करते हैं। और जहाँ तक ये बात आती है कि हम किस टाइप से डिसाइड करते हैं, देखिए, जो भी हम टूल प्रमोट करते हैं उससे पहले उसको काफ़ी स्टडी करते हैं। जैसे मैं आपको सेमरस का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। 2015 में हमने सेमरस को यूज़ करना शुरू किया और उसको हमने पहले 6 महीने खुद यूज़ किया, और जब हमें लगा कि ये एक पावरफुल टूल है और ये हमारी हेल्प कर रहा है हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को बिल्डअप करने में, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, बैकलिंक्स कैसे बिल्डअप करने हैं, कंप्यूटर एनालिसिस कैसे करना है, जो भी हमारी एसईओ की नीड्स थी उस टूल से सारी पूरी हो रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अपनी जितनी भी एसईओ की नीड्स है उसके लिए मुझे बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत है, तो एक टूल से मेरा सारा काम चल रहा था। और मुझे जब लगा कि वो मेरा हेल्प कर रहा है तो फिर हमने उसके अराउंड काम करना शुरू किया, और फिर उसके अराउंड हमने कंटेंट भी बिल्डअप करना शुरू किया। जब हमें लगा कि हमारी जो उसके बारे में नॉलेज है काफ़ी हो गई था, जहाँ पे हम लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि जो इस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे हमने फिर ना डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट्स बनाना शुरू किया, जैसे कि उसका रिव्यू लिखना है, या फिर प्रोसेसेस को मेंशन करना, जैसे कि ना आप कंप्यूटर एनालिसिस कैसे कर सकते हो, या फिर आप जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर जो टॉक्सिक बैकलिंक्स हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे फिक्स कर सकते हो। तो वो जितने भी हमारी एसईओ की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी नीड्स थी, वो सब के अराउंड फिर हमने लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया कि वो कैसे अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे फिक्स कर सकते हैं। और जब हम लोगों को बता रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कैसे करना, तो फिर लोग कोरिलेट कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, और फिर वो टूल्स को यूज़ करते हैं। और फिर जो सेमरस टाइप के जो टूल्स हैं वहाँ पर आपके पास क्या है कि यू आर एबल टू प्रमोट देयर फ्री ट्रायल्स। जब यूजर्स फ्री ट्रायल्स करते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं। जैसे मान लो आपको एक टूल का फ्री ट्रायल दिया 30 डेज़ का, आप क्या करते हो, 30 डेज टूल को यूज़ करते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे काम का टूल है
तो आप यूज़ करोगे, अगर नहीं है तो आप नहीं यूज़ करोगे। तो उसमें ना रिस्क नहीं है, ना तो आपके लिए है ना ही आपके मतलब जो पब्लिशर है किसी के लिए रिस्क नहीं है। एक फ्री मतलब एक ना सेफ गेम है मतलब। तो उस केस में आपके सक्सेस की चांस है, क्योंकि ना उस केस में जो भी बायर है उसके पास वो नहीं है कि उसके दिमाग में कुछ कि मेरा पैसा ख़राब होगा या कुछ और होगा। उसके पास 30 डेज़ की विंडो है, यूज़ करो। 30 डेज़ की विंडो में ना आप मतलब काफ़ी टाइम होता है जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आपके लिए वर्थ है या फिर नहीं है। राइट राइट, करेक्ट। सो कहने का मतलब है कि एक आप अगर कोई पर्टिकुलर टूल है तो आप पहले उसके बारे में समझते हो, उसको यूज़ करते हो, और उसके अराउंड जैसे कोई पिलर कंटेंट लिख दिया और उसके बाजू में उसके काफ़ी सारे कंटेंट लिख दिया, रिव्यूज़ कैसे यूज़ करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, इस तरह से, राइट? यस, या बिल्कुल राइट। हाँ, तो अनिल जी, एक सवाल है उन लोगों के लिए जो कि ब्लॉगिंग बनना है और ब्लॉगिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है ब्लॉगिंग के फ्यूचर के बारे में, कि एक नया इंसान जो कि ब्लॉगिंग करना चाहता है तो क्या चांसेस है उसके सक्सेस होने के? बेसिकली अगर मान लीजिए कि उसका ऑब्जेक्टिव $1000 पर मंथ कमाने का है, तो क्या सजेस्ट करोगे आप उसको? कैसे निश चूज करे, वो अपना कंटेंट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ट्रैफिक कैसे जनरेट करे, और एडसेंस या एफिलिएट मार्केटिंग? देखिए, जब अगर आप ब्लॉग अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको वो ब्लॉग बनाना चाहिए जहाँ पे एक तो आपका इंटरेस्ट हो, या फिर जहाँ पे ना आप अपना एक्सपीरियंस जो भी आप कर रहे हो आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर आप जस्ट वेब से पढ़ के लिखोगे तो मुझे लगा वो काम नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, थॉट्स हैं, या फिर जो भी आप जिसके बारे में आप लिख रहे हो उसमें आप अपना व्यू पॉइंट शेयर कर पाओ। और जो भी आप टॉपिक्स पिक कर रहे हो वहाँ पे उसकी कुछ जो भी आप टॉपिक पिक कर रहे हो उसके कुछ सर्चेस भी होने चाहिए। तो उसके बेस पे मतलब आपको अपना जो ब्लॉग का जो टॉपिक है वो चूज़ करना चाहिए और उस पर ब्लॉग बनाना चाहिए। और जो भी आप ब्लॉग बनाते हैं ना, आपको ऐसा नहीं कि मतलब कि 2 महीने 3 महीने बनाना, जो भी आप ब्लॉग बनाते हो उस पर आपको ना काफ़ी लंबा टाइम काम करना है। तो आपको ऐसा टॉपिक पिक करना जिसमें आप ना बोर भी ना हो, मतलब कि जिसमें कि ना आपका इंटरेस्ट बना रहे और हमेशा मतलब ना आप रिसर्च कर पाओ उसके बारे में और अच्छा लिख पाओ। मतलब आपको थोड़ा सा ना इंटरेस्ट बना रहना चाहिए और आप एक्सपीरियंस अपना शेयर कर पाओ और थोड़ा सा उसके प्रति आपका पैशन भी होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में। राइट, तो इंटरेस्ट बना रहे और ताकि फ्यूचर में भी उसको कंटेंट की कमी ना हो, राइट? और मेन तो मोनेटाइजेशन की भी अपॉर्चुनिटीज़ हों उसके अंदर। तो मोनेटाइजेशन का जैसे अगर आप जब आप ब्लॉग बनाते हो तो मुझे लग रहा है कि आपके पास दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ टॉपिक्स आपके ऐसे होंगे जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जहाँ पे ना हाउ टू टाइप के हैं, जहाँ पे आप एजुकेशन दे रहे हो कि ये कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं, तो शायद ना उनमें आप एडसेंस वगैरह का जो या फिर डिस्प्ले नेटवर्क्स है उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट स्पेसिफिक बात कर रहे हो, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ना किसी प्रोडक्ट का प्रमोट करने का स्कोप है, तो वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करो। जो भी आप प्रोडक्ट प्रमोट करें आप देख सकते हो कि क्या उनके एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल हैं कहीं पे। अगर एफिलिएट प्रोग्राम अवेलेबल है तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और फिर वहाँ पे अपने जो एफिलिएट लिंक्स हैं वो वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो आपका जो ब्लॉग का जो मोनेटाइजेशन सिस्टम है दोनों का मिक्सअप हो सकता है। आप एडसेंस भी डाल सकते हो, उसके अलावा आप अपना एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। और जब आपके मुझे लग रहा है जब आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक बिल्डअप हो जाता है ना, तो बहुत सारे लोग आपको ना डायरेक्ट अप्रोच करना शुरू कर देते हैं कि हमारी ऐड मतलब ना हमारी ऐड डालो पहले। फिर कुछ लोग आपको पास आएंगे, जैसे मान लो अपने एक प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए भी आएंगे, या फिर अपने कोई बेस्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट मान, जैसे लाइक बेस्ट डिजिटल फोन्स इन इंडिया, या तो कुछ लोग आपके पास आएंगे ना हमें फर्स्ट पोजीशन चाहिए या ये चाहिए, और उसके लिए आपको ना काफ़ी हाई पे आउट भी देते हैं। मतलब कि तो वो भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी मतलब उसके बाद बन जाती है जब आपके पास एक ट्रैफिक आपके पास ब्लॉग पे आना शुरू हो जाता है। सो एसईओ कितना मैटर करता है 2023 में, स्पेशली बैकलिंक्स? आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है बैकलिंक्स की? काफ़ी सारी टॉप अथॉरिटी साइट्स हैं जैसे कि फॉर्ब्स हैं, नील पटेल, किंस्टा, ऐसी टॉप वेबसाइट्स ने आपको आपके ब्लॉग को लिंक किया हुआ है, मेंशन किया हुआ बेसिकली। तो क्या आपने खुद से इन साइट्स पर कंट्रीब्यूट किया है या नेचुरली आपको यहाँ से मेंशंस मिले हुए हैं? देखिए, बैकलिंक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है बैकलिंक्स, और वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मुझे लग रहा है कि हमें वहाँ उन वेबसाइट से बैकलिंक मिलना चाहिए जहाँ पे ना एक्चुअल यूज़र्स हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे जो कोरा टाइप की वेबसाइट है जहाँ पे एक्चुअल लोग जाते हैं, जहाँ पर ट्रैफिक आता है बेसिकली, या फिर यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी लोग बहुत सर्च करते हैं अपनी जो भी उनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन वेबसाइट्स पे एक्टिव होना चाहिए। जैसे कोरा पे आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके टॉपिक्स है उसके अराउंड रेलिवेंट क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो, उनके आंसर दे सकते हो, तो आपको वहाँ से काफ़ी सारा ट्रैफिक भी आता है और कहीं कहीं आपको बैकलिंक्स भी आता है। सेम आपके पास
यूट्यूब का भी आपका सिस्टम है कि मतलब जैसे यूट्यूब पे आप अपना जो आपके इंपॉर्टेंट ब्लॉग के टॉपिक्स हैं जिसको आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनके लिए क्या कर सकते हो आप, उनका एक वीडियो भी बना सकते हो और वीडियोस बना के आप वीडियोस को अपने ब्लॉग में भी एम्बेड कर सकते हो। तो आप मतलब ब्लॉग से आप यूट्यूब पे ट्रैफिक भेज सकते हो और यूट्यूब से अपने ब्लॉग पे ट्रैफिक भेज सकते हो। उससे आपका जो भी आप ब्लॉग पे यूट्यूब की वीडियोस एम्बेड करते हो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका जो टाइम स्पेंड है और बाकी जो एंगेजमेंट वाली मैट्रिसेस है ना, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस केस में। और मुझे लग रहा है जो बड़ी बड़ी वेबसाइट से बैकलिंक आना है, मुझे लग रहा है वो चीज़ें हमारे इतने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हो ना, तो धीरे धीरे आपको ना वो बैकलिंक्स ऑटोमेटिकली मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे केस में भी ऐसे ही कि मतलब ऐसा नहीं कि हमें फ्रॉम द डे वन ये बैकलिंक्स मिले हैं, जब हम काम करते रहे, क्वालिटी को इंप्रूव करते रहे। अगर आप देखो जो हमारा ब्लॉग, अगर आप जो फर्स्ट जो 2010 में था और जो अभी है, उसमें बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट। तो जब अपना ब्लॉग का जो यूआई है, यूएक्स है, या फिर जो आपका जो कंटेंट है ना, उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, उसमें आप कितना टाइम लगा रहे हो और कितने आप मतलब जैसे फ्रीक्वेंट अपडेट कर रहे हो, वो काफ़ी मैटर करता है। और जब आपको और जब दूसरी साइड्स देखते हैं कि जो उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपके ब्लॉग पे मिलती है, तो वो आपको लिंक भी करते हैं मतलब कि। तो जैसे मैं आपने बताया कि आपको मतलब काफ़ी सारी ये टॉप की जो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं उनसे नेचुरल बैकलिंक्स मिली हो, तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया या एनालाइज किया कि ऐसी क्या बात थी उन आर्टिकल्स में, उन कंटेंट में कि आपको वहाँ से मतलब इतनी सारी बड़ी बड़ी जो बेसिकली 95 DA वाली वेबसाइट्स हैं, तो उनसे आपको बैकलिंक्स मिली हैं? मुझे लगा कंटेंट क्वालिटी का ही है जिसकी वजह से आपको बैकलिंक्स मिल रहा है। जैसे मान लो अभी मैंने कल लास्ट वीक ही देखा था, मेरे पास क्या था कि मैंने एक देखा था शॉपिफाई का एक ब्लॉग था, व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। तो उन्होंने व्हाट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग बारे में लिखा था, उनका जो इंडिया वाला मैंने सेक्शन देखा था, तो वहाँ से भी उन्होंने हमारा जो ब्लॉग है उसको लिंक किया था। हाँ, मैंने देखा था ये टूल में देखा था कि आपको फॉर्ब्स से सॉरी शॉपिफाई से अभी रिसेंटली बैकलिंक मिली है। हाँ, तो जो और अगर आप अपने ब्लॉग पे ना अगर रिसोर्सेज बना रहे हो जो लोगों के काम आ सकते हैं, जैसे मानो मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है जैसे ना फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स लिस्ट, तो बहुत सारे लोग होंगे ना जिनको उन चीज़ों की ज़रूरत है। राइट। कि बहुत सारे लोगों को ब्लॉग्स, क्योंकि ना गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट्स को ढूंढना एक हेडेक है और वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो हमने क्या किया, वो लोगों की जो प्रोसेस है ना, या जो उनकी जो हेडेक है उसको कम कर दिया। उसके लिए हमने क्या किया, पूरी ब्लॉग्स की लिस्ट बनाई, उनका जो उनकी अथॉरिटी है वो मेंशन किया, प्लस कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मेंशन करी और विद कैटेगरीज। तो उनका जो काम है ना वो ईजी होगा। तो कोई बंदा अगर गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में लिख रहा है और कैसे कि कहाँ आप गेस्ट पोस्ट कर सकते हो, तो देर इज चांस कि ना वो हमारे ब्लॉग को लिंक करेंगे। तो इस टाइप के जो हमने रिसोर्सेज बनाए हैं ना, उसको लोगों ने काफ़ी लिंक किया है, जो गेस्ट ब्लॉगिंग साइट्स है या फिर स्काई स्क्रैपर टेक्निक है। तो जो हमने रिसोर्सेज बिल्डअप किए, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ना जो एजुकेशनल आप कंटेंट बनाते हैं ना उसको लोग लिंक करते हैं, ना कि जो आपके प्रमोशनल कंटेंट्स हैं, आपके जो कूपन्स हैं, रिव्यूज़ हैं या फिर कंपेरिजन्स हैं, उनके चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट्स हैं उसका चांस है ज़्यादा रैंक मतलब लिंक करने का। हाँ, ये जो स्पॉन्सर टाइप के कंटेंट होते हैं या जो एफिलिएट मार्केटिंग के जो एफिलिएट पेजेस होते हैं उनमें तो जनरली बहुत कम चांसेस होते हैं नेचुरल बैकलिंक्स मिलने के। और जैसे आपने बताया कि आपने रिसोर्सेज काफ़ी सारे क्रिएट किए हुए हैं, तो उसको ऐसे टाइप के जो पेजेस हैं उनको काफ़ी सारी बैकलिंक्स मिली है। तो आपके हिसाब से डीए कितना मैटर करता है वेबसाइट की रैंकिंग में? कितना डीए अच्छा माना जाता है और डीए बढ़ाने के लिए क्या मेन फैक्टर्स होते हैं? देखिए, डोमेन अथॉरिटी को बिल्डअप करने के लिए एक तो आपको मुझे लगता है कंटेंट पे फ्रीक्वेंटली काम करते रहना पड़ेगा। जो आपका कंटेंट है उसको एग्जिस्टिंग कंटेंट को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, प्लस उसके अलावा हमें थोड़े से और जो भी नए कंटेंट है ना, रेलिवेंट कंटेंट है, वो हमें डालते रहना चाहिए। और उसके अलावा हमें जो भी बैकलिंक्स हम बना सकते हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स, जैसे चाहे आप गेस्ट ब्लॉगिंग से बनाएं या फिर आप अगर आपके पास कोई इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटीज आती है तो वो इंटरव्यूज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आप लें, या फिर आपके पास कोई राउंड अप्स के ऑप्शन आते हैं तो राउंड अप्स के लिए जाएं, या फिर आपके पास अगर कुछ ऑप्शन है कि यूट्यूब वगैरह पे अगर आप वीडियोस का मतलब स्कोप है तो वो सब भी बना सकते हैं। जो भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं जहाँ से आपके पास क्वालिटी बैकलिंक बन सकता है तो वो आप लें और उसके साथ अपना जो कंटेंट है उसको इम्प्रूव करते रहें। तो मुझे लगा इन दोनों चीज़ों पे काम करके आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं जैसे आपकी वेबसाइट पर या आपकी इनकम रिपोर्ट देख रहा हूँ, 6 साल में $8 लाख कमाए आपने और 50% से ज़्यादा अर्निंग एक सिंगल एफिलिएट प्रोग्राम से आया है, सेमरश। सेमरश एक हाई पेइंग एफिलिएट प्रोग्राम है और रिकरिंग कमीशन देता है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि पहला कॉलम है कि आपने 1 लाख विजिटर्स जो भेजे हैं सेमरश को के एफिलिएट प्रोग्राम में,
और 22,000 कस्टमर्स ने साइन अप किया है, मतलब कि ट्रायल लिया होगा शायद, और उन 22,000 में से 752 लोगों ने एक्चुअल में परचेज किया, राइट? और उन 752 कस्टमर्स में से आपकी साढ़े चार लाख डॉलर्स की मतलब कि 3.25 करोड़ रुपए के करीब आपने की इनकम हुई है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। मुझे ये रीबिल्स के बारे में समझना है कि कितना आपको रिकरिंग कमीशन मिलता है और कब तक मिलता रहेगा बेसिकली यहाँ से। देख, आपको एक थोड़ा सा जो सैमरस अभी क्या हुआ, एक थोड़ा सा भी इस साल से सैमरस का जो रिकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम वो उन्होंने क्लोज कर दिया। पहले मतलब कि 2022 तक चलता था, फ्रॉम आई थिंक जैन और फेब उन्होंने ये बंद कर दिया है। तो अभी हाँ, पहले उनका ना इन हाउस एफिलिएट प्रोग्राम होता BRUSH.com पे। तो अभी उनके जो भी नए एफिलिएट प्रोग्राम एफिलिएट्स हैं उसको वो इम्पैक्ट के थ्रू ले रहे हैं। तो मैं अभी इम्पैक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको क्या है कि दोनों तरीके से पैसा मिलता है। एक तो आपको जो आपके जो ट्रायल्स आप भेजते हो, ट्रायल्स के लिए आपको $10 मिलता है। उसके अलावा पर सेल पे आपको एटलीस्ट $200 मिलता है, जो भी आपको सेल्स है। तो उस पहले उनका रैकरिंग था जिसमें आपको मतलब कि 40% मिलते थे, और अभी उनका वन टाइम है। जैसे कि आपने एक कस्टमर भेजा, अगर वो कन्वर्ट हो गया तो उसको आपको सीधा $200 एक टाइम में आपको मिल जाता है। अच्छा, तो इससे आपकी जो सेमरश की इनकम है उसमें कुछ इम्पैक्ट आया है? देखिए, अभी रैकरिंग वाला एक लॉस है फॉर श्योर, लेकिन अभी हमारे पास जो उसका वन टाइम वाला पेमेंट ऑप्शन है वो सही चल रहा है। तो उससे हमारे पास $6,000 to $7,000 एवरी मंथ हमारे पास वहाँ से बन जाता है, जो रैकरिंग वाला। सो जो उसका जो वन टाइम वाला जो एफिलिएट प्रोग्राम है जहाँ पे हम सेल्स पे हमें रेवेन्यू मिलता है। सो मैं क्या जानना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी आपने आपके जो कस्टमर्स हैं जिनसे आपको रिकरिंग कमीशन आ रहा था, तो क्या वो भी बंद हो चुके हैं? वो बंद हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कंपनी का एक डिसीजन है जिसके आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या लोग क्या लिखते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जब हमने ज्वाइन किया था तो वो कह रहे थे कि जो भी आप थ्रू कस्टमर्स आएंगे दे विल बी देयर फॉर लाइफ टाइम। ओके। लेकिन अभी इस फैब से उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो उनका क्रैकरिंग एफिलिएट प्रोग्राम है वो क्लोज कर रहे हैं, और जितने भी एफिलिएट्स हैं वो इम्पैक्ट के थ्रू काम करेंगे और आपको वहाँ पे वन टाइम कमीशन मिलेगा। ओके ओके। तो वन टाइम एफिलिएट कमीशन पे अभी हम काम करें फ्रॉम फैब। ओके, अच्छा। सो पिछले, मैं जैसे आप ये ब्लॉग में देख रहा था कि पिछले कुछ टाइम में आपने अपना फोकस दूसरे टाइप के कंटेंट में भी फोकस किया है, जैसे कि नेटवर्थ ऑफ सक्सेसफुल पीपल एंड दिस AI टूल, जैसे कि जेस्पर का आपने कंटेंट लिखा था। सो AI टूल्स में तो है एफिलिएट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी। नेटवर्थ वाले टॉपिक के बारे में समझ में नहीं आया कि उसको लेकर आपका क्या ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। देखिए, नेटवर्थ के जो टॉपिक्स हैं ना वो हम जो बना रहे हैं ना वो मोस्टली अगर आप देखोगे ना, ऐसा नहीं कि हम किसी को भी कवर कर रहे हैं। हम मोस्टली जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं ना, जो डिजिटल मार्केटिंग अराउंड काम कर रहे हैं, हम केवल उन लोगों के अराउंड नेटवर्थ बना रहे हैं। और लॉन्ग रन में हम क्या कर सकते हैं, जो डिजिटल क्रिएटर्स हैं उनके प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज, उनके जो कोर्सेज हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि किसी के भी अगर मान लो अगर आपका ही कोर्स मान लो मुझे प्रमोट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक से काम नहीं बनेगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना मुझे एक सीरीज ऑफ कंटेंट्स लिखना पड़ेगा उसके अराउंड। राइट। एक टॉपिकल अथॉरिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी मुझे उसके अराउंड, ताकि गूगल पे जो भी अगर लोग सर्च करते हैं तो वहाँ पे मैं रैंक कर पाऊँ। अगर मान लो मुझे नील पटेल के अगर कुछ कोर्सेज हैं या फिर उसका कुछ टूल है उसके अराउंड अगर मुझे कुछ रिवेन्यू बिल्डअप करना, तो उसके अराउंड जितने भी टॉपिक्स बन सकते हैं, जैसे कि उसकी जो नेटवर्थ है या फिर उसकी जो कंपनीज़ हैं, उन सब के अराउंड मुझे कंटेंट बिल्डअप करने पड़ेंगे। और नेटवर्थ वाले टॉपिक्स मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ना, और हम अगर आप जो भी टॉपिक्स बना रहे हैं नेटवर्थ वाले, वहाँ पे नेटवर्थ शेयर करें, लेकिन वहाँ पे ना हम काफ़ी सारे लेसन शेयर करें लोगों के लिए। मतलब अगर आप बाकी सब वेबसाइट पे जाओगे ना, लोग जस्ट नेटवर्थ बताते हैं कि ये नेटवर्थ है यहाँ पे। मतलब हमारा जो मोटिव होता है वहाँ पे लर्निंग्स देना कि आप अगर आप नील पटेल से क्या क्या सीख सकते हो, उसकी जो जर्नी रही है, तो एक्चुअल लेसन्स क्या हैं, तो वो मतलब थोड़ा सा मोटिव है कि हम आपको बता पाएँ कि वहाँ से आपके लिए क्या क्या नई लर्निंग्स है जो आप अपने ब्लॉग पे या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो आपका लॉन्ग टर्म का ऑब्जेक्टिव है इस टाइप के कंटेंट को लेकर? हाँ, ताकि हम वहाँ पे उन क्रिएटर्स के कंटेंट्स को या फिर उनके जो भी रेलिवेंट सर्विस प्रोडक्ट्स हैं उनको हम प्रमोट कर पाएँ थ्रू आवर ब्लॉग। सो आपका जो ब्लॉग है वो तो कंटिन्यूस ग्रो हो रहा है और वैल्यूएबल कंटेंट तो होना ही चाहिए। इसके अलावा और क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? और जैसे आपका मेजर ट्रैफिक गूगल सर्च से आता है, तो
ऐसा क्या करते हैं कि आप गूगल का कोई अपडेट अभी तक आपको अफेक्ट नहीं किया है, और किया भी होगा तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया होगा, लेकिन जो ग्रोथ है वो तो कंटिन्यू हो रही है आपकी? देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, एक तो जो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कंटेंट हैं उनकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते रहते हैं, तो उनको टाइम टू टाइम हम विजिट करते रहते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होंगे जैसे ना जो अभी आउटडेटेड हो गए। मान लो पहले हमने क्या लिखा था कि एक एलेक्सा के अराउंड कंटेंट लिखा था कि ना हाउ यू कैन इम्प्रूव योर एलेक्सा रैंकिंग। राइट, अभी जब तो हमने देखा कि एलेक्सा डिसकंटिन्यू हो गई है। हाँ, तो जब हमने देखा कि एलेक्सा टूल बंद हो गया तो हमने क्या कि उस कंटेंट को डिलीट कर दिया। तो जो भी आपके ब्लॉग पे आउटडेटेड कंटेंट है जो आज अभी काम नहीं आ रहे तो उनको हमको डिलीट करना है। और उसके बाद जो भी आपके ब्लॉग पे कंटेंट रहते हैं ना उसको हमें इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। मतलब दो ही चीज़ें होती है, या तो अपने ब्लॉग पे जो कंटेंट उसको इंप्रूव करो या फिर डिलीट करो, और कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि ना, मतलब आपने रखा हुआ है, अगर उस पर ट्रैफिक नहीं आ रहा तो फिर उसको मतलब उसको एक साइड करो, या तो उसको निकालो या फिर उसको बेटर करो। राइट, एब्सोल्युटली। तो हमारे पास क्या कि 50% एफर्ट्स आप कह सकते हो कि जो एग्जिस्टिंग कंटेंट उसको इंप्रूव करने में जाता है, और 50% जो हमारा एफर्ट्स है वो नए कंटेंट पे जाता है। अगर आप देखो हमारे ब्लॉग पे शायद हम 2010 से काम कर रहे हैं और अभी 600 कंटेंट है बस। मतलब पिछले 11-12 साल में केवल हमने 600 कंटेंट बनाए, क्योंकि ना हमारा बहुत सारा टाइम ना एग्जिस्टिंग कंटेंट को इम्प्रूव करने में जाता है। ओके, तो नए कंटेंट तो ठीक है कि आप जैसे वीकली शायद एक कंटेंट डालते हैं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि 500 से 600 कंटेंट है आपके, तो आप इतना कंटेंट अपडेट करना तो बड़ा डिफिकल्ट होता होगा। तो कैसे, क्या स्ट्रेटेजी होती है आपकी कंटेंट अपडेट को लेके? मतलब कितने कंटेंट हफ्ते में आप अपडेट कर लेते हैं, और क्या बेसिकली क्या अपडेट करते हैं उसके अंदर, कितना पार्ट अपडेट करते हैं? देखिए वो अपडेट्स चलते रहते। बाकी क्या है कि हमारे पास जैसे सैमरस टूल है मेरे पास, तो वहाँ पे हमने क्या रखा, जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं तो उसके 1 या 2 कीवर्ड्स हमने वहाँ पे डाल रखे हैं। तो वहाँ से हमें पता चलता रहता है, एक डेली रिपोर्ट आती है कि जो आपके कीवर्ड्स है उसकी रैंकिंग्स आज क्या है। तो वहाँ से आपको फील आता है कि ये टॉपिक्स कैसा कर रहा है। तो आपको लग रहा है कोई टॉपिक काफ़ी गिर गया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर सकते हो, उसको अपडेट कर सकते हो। और जिसकी आपको लग रहा है रैंकिंग इंप्रूव हो रही है तो उसको आप ऐसे छोड़ सकते हो। कि ना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट अपडेट भी मुझे लग रहा है गूगल पे नुकसान करता है। मतलब कि जितनी ज़रूरत है उतना अपडेट करें। कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जहाँ पे आपको मतलब कि मंथली रिक्वायरमेंट है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जहाँ पे आपको आफ्टर 3 मंथ्स अपडेट करना चाहिए। तो रैंकिंग्स को हम थोड़ा सा देखते हैं कि किसकी रैंकिंग कैसी चल रही है, उसके बेस पे उसको हम अपडेट करते हैं। बाकी वीक में हम 10 से 15 कंटेंट को अपडेट करते हैं। कहीं पे मेजर अपडेट होता है, कहीं पे माइनर अपडेट होता है। अच्छा, सो मतलब नए कंटेंट आप वीकली 1 लिखते हैं, लेकिन अपडेट करते हैं 10 से 15 कंटेंट, ऐसे कंटेंट जिनमें पोटेंशियल हो अपडेट करने के बाद ट्रैफिक जनरेट करने का, ट्रैफिक ग्रो करने का। राइट। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हो ना जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स भी काफ़ी, जैसे मान लो हम कुछ कूपन्स के अराउंड कंटेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे ना कूपन्स वाली जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली कंटेंट को अपडेट करती हैं, और जो अपडेट करते हैं वहाँ पे वो थोड़ा सा ज़्यादा रैंकिंग्स में आते हैं आगे ना। मतलब गूगल थोड़ा सा फ्रेशनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है इन केस ऑफ कूपन्स वाले जो कंटेंट है। तो कुछ कंटेंट्स वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपडेट करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है कि किस टाइप के टॉपिक्स पे आप काम करो और बाकी कॉम्पिटिटर्स कैसा करो और गूगल उसको कैसे ले रहा उन अपडेट्स को। सो आपके ट्रैफिक के बारे में, जैसे आपका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता होगा कि आपका जो मेजर ट्रैफिक है वो आपके एफिलिएट पेजेस पर ही ज़्यादा है, राइट? जैसे कि आप एसईओ टूल्स को प्रमोट करते हैं, आप वेब होस्टिंग को प्रमोट करते हैं, तो इन पेजेस पर ही ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट करें। तो कैसे ये इंश्योर करते हैं कि आपके एफिलिएट पेजेस पर ही ज़्यादा ट्रैफिक आता रहे? ओके, इसके लिए एक तो हमारे पास जो हम एफिलिएट पेजेस बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि वो गूगल में रैंक करें। जैसे मान लो मैंने अगर कुछ टूल का रिव्यू लिखा है तो वो रैंक करे। उसके अलावा जो हमने और जो उसके अराउंड कंटेंट्स बनाए, जैसे कि कूपन्स बनाया है या फिर उसके अराउंड कुछ कंपैरिजंस बनाए हैं या फिर जो ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, वो भी गूगल में रैंक करें। और उसके अलावा कुछ हम एग्रीगेटर्स भी बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास, मुझे अगर सैमरस को प्रमोट करना है, एक तो हमने कंटेंट्स लिखे सैमरस को फोकस करके, जो कि केवल सैमरस के अराउंड, जैसे कि ना सैमरस रिव्यू लिखा, सैमरस का फ्री ट्रायल लिखा, और आप सैमरस से कैसे कंप्यूटर एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ जेनरिक कीवर्ड लिखते हैं, जेनरिक टॉपिक्स पे काम करते हैं। जैसे कि ना आप अपने बैकलिंक्स कैसे चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप 5 टूल की बात कर सकते हैं, जिसमें सैमरस पहला टॉपिक हो सकता है। या फिर आप कंप्यूटर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, हाउ टू डू कंप्यूटर एनालिसिस, तो वहाँ पे आप अगेन उस टूल के बारे में बात कर सकते हैं। हाउ टू चेक कीवर्ड डिफ़िकल्टी कैसे चेक करना है, तो वहाँ पे आपके पास फिर अगेन ऑप्शन है कि जो भी आपका जो प्रेफर्ड टूल है जिससे आपको एफिलिएट कमीशन लेना है या जिससे आपको एफिलिएट रिवेन्यू बनाना है, तो वहाँ से आप
उसके बारे में बात कर सकते हो। तो एक तो आप ब्रांड स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर सकते हैं, प्लस कुछ और प्रॉब्लम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं उस पे काम कर सकते हैं, जहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है उन वो सॉल्व करने का उस टूल के थ्रू, या उन प्रोडक्ट्स को या फिर टूल्स को प्रमोट करने का या उनके बारे में बात करने का। अच्छा, तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपके जो एफिलिएट पेजेस हैं उन पर ट्रैफिक बना रहे, तो आप मतलब जो भी ब्रांड से रिलेटेड जितनी भी सर्चेस होती है ये डायरेक्टली आप उनके बारे में लिखते हैं, और जो इनडायरेक्टली जो आपको आप जहाँ पर प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि हाउ टू गेट ट्रैफिक, हाउ टू चेक कॉम्पिटिटर्स बैकलिंक्स और एनालिसिस, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो कंटेंट की आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? महीने की मतलब कितनी पोस्ट पब्लिश कर लेते हैं, कैसे टॉपिक्स को डिसाइड करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, और आर्टिकल के वर्ड्स काउंट से कितना मैटर करता है बेसिकली आपके लिए? वर्ड काउंट कैसे डिसाइड करते हैं सारी चीज़ें? ओके, जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो महीने में मतलब वेरी करता है। जनरली 6 to 8 टॉपिक्स मुझे लग रहा है कि हम मैक्सिमम पब्लिश कर पाते हैं महीने में। उसके अलावा जैसे ना हमारे पास बहुत सारे जो मतलब पहले ही बहुत सारी कैटेगरीज बनी हुई हैं। जैसे हमने एक नेटवर्थ बना रखा है, तो हम कोशिश करते हैं कि एक नेटवर्थ का टॉपिक डाल दें। अगर हम जैसे एआई के ऊपर काम कर रहे हैं, अभी एआई काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो एआई के अराउंड ऐसा कोई टॉपिक है जहाँ से हमें कुछ रिवेन्यू बिल्डअप होने का स्कोप है, या फिर जहाँ से हमारी टॉपिकल अथॉरिटी बिल्डअप हो उसके बारे में। ऐसा नहीं कि मान लो मुझे जेस्पर रिव्यू पे रैंक करना है तो मैं जेस्पर रिव्यू लिखूंगा और मैं रैंक कर जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। उसके अराउंड मुझे ना एक टॉपिकल अथॉरिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी, तो उसके अराउंड मुझे एक सीरीज़ ऑफ कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो उस सारे कंटेंट में एक साथ ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं अपने ब्लॉग पे ना 10 टॉपिक एक साथ जेस्पर के डाल दूँ, तो वो भी शायद ना यूज़र्स को ठीक नहीं लगेगा। मतलब ना एक वो होना चाहिए, मतलब मिक्सअप होना चाहिए कंटेंट का। केवल अगर 10 टॉपिक जेस्पर आएंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, लगेगा कि मतलब ये जेस्पर का ही ब्लॉग है। तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट को मिक्सअप करना पड़ता है। राइट राइट। जैसे आपने एक एआई का कंटेंट डाल दिया, आपने एक एसईओ टूल का डाल दिया, एसईओ के अराउंड एक ब्लॉगिंग का डाल दिया, ताकि आपकी जितनी भी कैटेगरीज है ना वो एक्टिव रहे और सब में कंटेंट जाता रहे। राइट। और उसके लिए फिर जो भी हम टॉपिक पे काम करते हैं, प्रत्येक टॉपिक के लिए हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक है वो विदाउट कीवर्ड रिसर्च नहीं जाता। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि उसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और उस पर किस टाइप की वेबसाइट रैंक कर रही हैं, और कोशिश करते हैं कम से कम 500 to 1000 मंथली एटलीस्ट उसका वॉल्यूम हो जिस टॉपिक के लिए हम जाएं। और कीवर्ड डिफ़िकल्टी थोड़ा सा अगर मतलब उसका कम है तो मतलब बेस्ट है, मतलब कि तो उस टाइप के टॉपिक्स पे काम करते हैं और देखते हैं किस टाइप की वेबसाइट रैंक कर रही है। मतलब कि अगर आपको कुछ कोरा टाइप की वेबसाइट्स दिखती हैं या कुछ और दिखती हैं तो शायद आपका स्कोप है कि आप भी वहाँ पे रैंक कर सकते हो। तो जैसे बात निकली है एआई टूल्स की, जैसे आप कह रहे हैं कि एआई बहुत ट्रेंड कर रहा है और जेस्पर जैसे टॉपिक को आपने कवर किया हुआ है, तो जेस्पर की बात करें तो ये एआई राइटिंग टूल है बेसिकली। तो आपको क्या लगता है कि आपने जेस्पर यूज़ किया हुआ है, और क्या लगता है आपको एआई कंटेंट अभी गूगल पर रैंक करते हैं? क्या रिकमेंड करते हो आप? देखिए, जेस्पर को मैंने काफ़ी पिछले साल से यूज़ करना शुरू किया और काफ़ी अच्छा टूल है। लेकिन क्योंकि मेरे पास केवल एक ब्लॉग है और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि हम अभी तक जो भी है, जो मोस्टली काम है मेरी टीम करती है। आपको जेस्पर टाइप का जो टूल है वो आप रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हो, एज ए असिस्टेंट यूज़ कर सकते हो, एज ए हेल्पिंग हैंड। लेकिन मुझे लग रहा है अगर आप सारा अगर सोचो कि मैं जस्ट उसको इनपुट दूंगा और उसके बाद जो जेस्पर लिख के देगा और उसको यूज़ करेंगे एग्जैक्टली, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, उनके साथ तो मुझे लग रहा है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म मोटिव नहीं है, जहाँ पे आपको टेस्ट करना है या फिर जहाँ पे आपको स्पैम करना है, बहुत सारे मतलब आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे आप ब्लैक हेड करते हो या फिर आपको जहाँ पे जस्ट ना कंटेंट को मतलब भरना है, मतलब कि तो वहाँ पे शायद मुझे लगा आप एआई टूल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अगर आप चैट जीपीटी देखते हो, चैट जीपीटी में क्या है कि जितने भी टूल्स हैं जैसे वो क्या करते हैं, वेब से ही कंटेंट को पार्स करते हैं, एग्रीगेट करते हैं और डालते हैं। तो जो मैं सर्च करता हूँ उसके अराउंड उसने एक आउटपुट दे दिया, लेकिन किसी और बंदे ने अगर उसी के अराउंड कुछ टॉपिक पूछा तो उसका सिमिलर काइंड ऑफ आउटपुट आएगा। और जो गूगल टूल्स हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो आपने कंटेंट लिखा है वो एआई से लिखा है या फिर ह्यूमन्स रिटन है। तो बहुत सारे अभी टूल्स भी अवेलेबल ऑनलाइन जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जो ये कंटेंट है इसमें कितना परसेंटेज एआई का है या फिर कितना एक्चुअल ह्यूमन का है। तो मुझे लग रहा है अगर आप सारा एआई से लिखो कहीं ना कहीं हो सकता है कि मतलब प्रॉब्लम हो। अगर जो यूज़र्स के द्वारा लिखा जाता है शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ना उसका कंटेंट का जो फ्लो है, एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो मुझे लग काफ़ी बेटर रहता है। और जो एआई वाला है वो कंटेंट आई थिंक जस्ट वेब से कंटेंट्स को एग्रीगेट करता है और जो उसको लगता है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन उसमें मिला बस उसके बेस पे देता है।
तो जैसा आप बोल रहे हैं कि जैस्पर या जो दूसरे एआई राइटिंग टूल है वो बेसिकली जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है उन्हीं बातों को वो एक्चुअली यूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स हैं और काफ़ी सारे राइटर्स हैं वो भी ये सेम टेक्निक यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक आपको लिखना है, कोई भी टॉपिक, तो यूजुअली वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाएंगे और वहाँ से आइडिया लेके कंटेंट लिखते हैं। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क रहा? देखिए, जो राइटर्स मुझे लगा केवल बाकी वेबसाइट्स को देख के कंटेंट लिखते हैं, मुझे लगा कहीं ना कहीं फिर उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। अगर आप जस्ट वेब से पढ़ के लिख रहे हैं तो फिर मतलब मुझे लग रहा है कि जो भी आप टॉपिक पे काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप ना अपना खुद का आपका जो उसमें कुछ एक्सपीरियंस हो, आपने उसको यूज़ किया हो, कहीं ना कहीं आपका मतलब उसका कुछ यूज़ आपका ना पर्सनल उसमें दिखना चाहिए कि आपने उसको यूज़ किया है, आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में, क्या आपका फीडबैक है। तो वो मुझे लग लोग उसी के लिए आ रहे हैं, नहीं तो वो जो इन्फॉर्मेशन वेब पे पड़ी हुई है तो आपका क्या टेक है उस चीज़ के बारे में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा। अगर आप जस्ट वेब के बेस पे ही लिख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा और लोग भी उसको पसंद नहीं करेंगे। ओके, राइट। तो जैसे कि आप सेमरश यूज़ करते हो, सेमरश कैसे आपकी हेल्प करता है आपके ब्लॉग की ग्रोथ में और दूसरे भी कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं या एसईओ टूल्स हैं या जैसे कि एचरेफ है, तो कौन सा बेटर लगता है आपको और क्यों? देखिए, मैं मोस्टली सेमरस यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास एक्सेस है इसका फ्रॉम 2015 और मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक एसईओ टूल से पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें मतलब 10 एसईओ टूल खरीदने की ज़रूरत है, एक एस टूल को खरीदते हैं और उसको मतलब प्रॉपरली यूज़ करें। तो सेमरस से जो मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है वो मैं कर पाता हूँ, उसके अलावा मुझे जैसे कंप्यूटर एनालिसिस करना है वो मैं कर सकता हूँ। जो टॉक्सिक बैकलिंक्स हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है बैकलिंक्स का भी काफ़ी रोल है। आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो डोमेन है उसके लिए बहुत सारे स्पैम बैकलिंक्स बन जाते हैं। वो आप नहीं बनाते लेकिन कई बार वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं या फिर कई बार कंप्यूटर्स ही बना देते हैं। तो जो सेमरस टाइप के जो टूल्स हैं ना, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपने बैकलिंक्स को स्कैन कर सकते हो और वहाँ से आपको पता चलता है कि जो आपके पास बैकलिंक्स आए उनका स्पैम स्कोर कैसा है। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, स्पैम स्कोर जो स्पैमी बैकलिंक्स है उनको ना आप अपनी जो उसको एक फाइल में डिस्लॉव फाइल में अपलोड कर सकते हो, जिससे और गूगल सर्च कंसोल में आपको सबमिट भी कर सकते हो। हाँ। तो सेमरस टाइप के टूल से क्या हुआ, आप अपने बैकलिंक्स या जो बैड बैकलिंक्स है जिसको टॉक्सिक बैकलिंक्स भी बोलते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हो और वहाँ से सबमिट भी कर सकते हो। कि आपका जो पूरा बैकलिंक्स का जो क्लीनअप का जो प्रोसेस है ना वो पूरा हो सकता है। अच्छा, तो मतलब वहाँ से जो भी स्पैमी बैकलिंक्स हैं उसको डायरेक्टली हम गूगल वेबमास्टर जो सर्च कंसोल है उसके थ्रू डिस्पॉव कर सकते हैं, राइट? वो वहाँ से फाइल बना सकते हो और उसके बाद आपको जस्ट गूगल सर्च कंसोल पे जाना और उस फाइल को अपलोड कर देना है। तो आपका जो मैनुअल वर्क है काफ़ी सारा बच जाता है उसमें। मतलब आपको जस्ट वहाँ पे सेलेक्ट करना है कि ये डोमेन आपको स्पैमी लगता है। वहाँ पे वैसे प्रत्येक डोमेन के अगेंस्ट स्कोर भी रहता है कि इसका जो स्पैम स्कोर कितना है, तो उसके बेस पे आप फिल्टर भी कर सकते हो। जो स्पैमी डोमेन से आप वहाँ से उनको जस्ट चेक करो और उसके बाद एक फ़ाइल बन जाएगी और उसको फिर फाइल को आप गूगल सर्च कंसोल के थ्रू अपलोड कर सकते हो। तो गूगल इस टाइप की जो बैकलिंक्स है जो भी उस डिस्वाव फाइल में होगी उनको अवॉइड करेगा, राइट? यस, फॉर श्योर। ओके। तो ऐसा तो ये आपके पास तरीके हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सेमरश उस कुछ ऐसी बैकलिंक्स भी हों जो क्वालिटी बैकलिंक्स हों और उसको स्पैम में ऐड कर दे और फिर आप उसको डिस्वाव कर दो? तो हो सकता है कभी कभी कि इस टाइप की बैकलिंक से हो सकता है कि किसी एफिलिएट पेजेस पर अगर इस टाइप की बैकलिंक्स है तो वहाँ से उसकी वजह से रैंकिंग आ रही हो और वो डिस्वाव करने की वजह से वो रैंकिंग लूज़ कर सकते हो आप। देखिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके पास बैकलिंक्स आ रहे हैं आप क्या कर सकते हो, उन डोमेन्स को ना मैनुअली भी चेक कर सकते हो। मतलब कि उस टूल में एक बार उसको हटाने से पहले एक बार चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में क्या वो जो डोमेन है वो स्पैमी डोमेन है, उसके जो क्वालिटी कैसी है। तो आप अपने एंड से भी एक बार मैनुअली चेक कर सकते हो। अगर आपको जब मेक श्योर हो जाता है कि जो टूल कह रहा है और जो आपने चेक किया वो मैच हो रहा है तो उसमें आप उसको क्लीनअप के लिए डाल सकते हो। तो अपने एंड से भी आप अपने एंड से डबल चेक कर सकते हो कि जो भी डोमेन्स हैं वो उनकी क्वालिटी कैसी है। तो उस केस में आपका जो अगर कोई क्वालिटी का बैकलिंक है वो लूज होने का स्कोप नहीं रहेगा। तो एक बार मैनुअल चेक करना ज़्यादा बेटर ऑप्शन करना चाहिए मुझे लग रहा है, उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे नए ब्लॉगर्स हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं ब्लॉगिंग में, एफिलिएट मार्केटिंग में। तो ऐसे नए ब्लॉगर्स के लिए आपके 3 पावरफुल और एक्शनेबल रिकमेंडेशन क्या होंगे? मुझे अगर 3 जो ब्लॉगर्स हैं, नए ब्लॉगर्स हैं,
उनको जो उनका ब्लॉग है उस पर मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए। मतलब एक मुझे लगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ब्लॉग स्टार्ट किया, 1-2 महीना काम करेंगे, 1-2 महीने में ट्रैफिक नहीं दिखा तो क्या करते हैं वो थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है और उसके बाद छोड़ देते हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं करते। और मुझे आपको भी पता है कि ब्लॉग में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट कुछ होने वाला। 6 महीने साल आपको कम से कम अपने ब्लॉग को देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको एक पूरा अथॉरिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। आपका जो एक कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट डालने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मतलब 10 या 20 कंटेंट के बेस पे आपका वहाँ पे कुछ होने वाला है। मतलब कम से कम 50-100 कंटेंट आप डालें ब्लॉग पे, और जितने भी टॉपिक्स डालें वो सारे रेलिवेंट हो। मतलब ऐसा नहीं कि एक आपने हेल्थ डाल दिया, एक आपने फिटनेस डाल दिया, एक आपने ट्रैवल डाल दिया। एक स्पेसिफिक कैटेगरी पकड़ें और उसी के अराउंड अपनी अथॉरिटी बिल्डअप करें। सो एक स्पेसिफिक निश रहे और कंटिन्यूस कंटेंट डालते रहे और थोड़ा वेट करें, क्योंकि ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, टाइम लगता है, 6 महीना 1 साल हो सकता है लगे। हाँ, और उसके अलावा प्रमोट, जहाँ पे भी आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करने का ऑप्शन मिलता है वो करें। मतलब क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना एक पार्ट है, लेकिन प्रमोट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। केवल कंटेंट क्रिएट करने से सारा काम नहीं होता। तो हमें जितना उसको ऑप्शन मिलता है प्रमोट करने, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आपने टॉपिक्स बनाए हैं अपने ब्लॉग पे, आप क्या कर सकते हो कि कोरा पे देखो कि क्या उस टाइप के क्वेश्चंस लोगों ने पूछे उन टॉपिक्स पे, तो आप वहाँ पे उनकी रिप्लाईज़ कर सकते हो। अगर आपके पास स्कोप है कि आप वीडियो बना सकते हो तो आप वीडियोस भी बना सकते हो, या फिर और कोई फोरम जैसे रेडिट है या कहीं और है जहाँ पे आपको लगता है कि उन टॉपिक्स के बारे में लोग पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे जाके आप अपने आंसर डाल सकते हो। तो हमें जहाँ पे हमें मिलता है ऑप्शन, चाहे आप जो बाकी जो लिंक्डइन है, या फिर आपके पास फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, पिंटरेस्ट है, तो बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने कंटेंट के बारे में और वर्ड, मतलब उसके बारे में वहाँ पे स्प्रेड कर सकते हो, जिससे कि आपका ना जो ब्रांड वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आप करना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि प्रमोशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते रहते, लेकिन प्रमोशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। राइट, तो प्रमोशन प्रमोट करना भी एक अपने ब्लॉग की सक्सेस का एक मेजर एक्चुअली कह सकते हैं कि पार्ट है, मेजर पार्ट है। वो मुझे बहुत सारे लोग मिस करते, तो वो मिस नहीं करना चाहिए। मतलब एक आपके पास प्लान रहना चाहिए कि आपका कितना टाइम कंटेंट क्रिएशन में जाए और कितना प्रमोशन में जाए और कैसे प्रमोट करने वाले हैं। राइट। ओके, सो आपके 15 साल के इस ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस में आपके लिए सबसे बड़ा लेसन आपने क्या सीखा इसमें? मेरे लिए जो सबसे बड़ा लेसन, और मुझे लग रहा है जो हमारी सक्सेस का भी एक रीज़न है कि ना, कंसिस्टेंसी। मतलब ना, अगर आप देखो पिछले 15 साल से, मतलब कि मैं अपने ब्लॉगिंग में काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब कि हमने कभी उसको 15 दिन 20 दिन महीना छोड़ा हो। मतलब कि ना, ठीक है 1-2 दिन 4 दिन ब्रेक चलता है, वो सब जगह है, लेकिन हम कॉन्टिन्यूसली काम करें। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो कंसिस्टेंसी है ना, वो मैटर करती है ब्लॉगिंग में या फिर किसी भी। अगर आप चाहे आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, या फिर आप अपना एक ब्लॉग चला रहे हैं, या फिर आप कहीं पे किसी भी प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं, अगर आप अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलेगी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो मुझे लग रहा है कि उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और वहाँ से आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगी। तो कंसिस्टेंसी मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो मुझे लगा मेरी शायद क्वालिटी भी है, जिसके बेस पे, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी जो स्किल्स है बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगा हम कंसिस्टेंटली लगे रहे तो उसके बेस पे हमें कुछ अचीव हो अपने ब्लॉग से। राइट, एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने बताया कंसिस्टेंसी तो है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है कंसिस्टेंसी। और जैसे कि आप 15 साल से एक ब्लॉग पे काम कर रहे हैं और इतना कंसिस्टेंटली कंटेंट लिख रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ब्लॉगिंग में इतने सालों तक टिके रहना। और इसी की वजह से आप आज इतने सक्सेसफुल है, इतनी अच्छी इनकम कर लेते हैं अपने ब्लॉग से। सो थैंक यू मिस्टर अनिल अग्रवाल जी, आप मेरे चैनल पर आए और आपने इतनी वैल्यूबल स्ट्रेटजीज़ बताई, गाइड किया मेरी ऑडियंस को और नए ब्लॉगर्स को जो कि ब्लॉगिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सर फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच।